अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर कुछ ऐसे लम्हात भी हुए जिन्होंने बाजी पलट दी। बहुत सारी चीजें जो हम समझ रहे थे कि अब ये हतमी हो गए, अब ये फाइनल है, तो उन चीजों में कोई ना कोई ऐसा डिसाइसिव मोड आया कि जो बात ही बदल गई, सियासी मंजरनामा ही बदल गया। और में से एक जो है तोशा खाना स्टोरी का मंजर आम के ऊपर आना था कि जब आपने ये देखा कि तोशा खाना केस, उसने एक ऐसे सियासतदान की रेपुटेशन जो है उसके ऊपर सवालात खड़े कर दिए, जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, जिसके पीछे जो है उसकी जो इसका जो ट्रेडमार्क था वो यही था, सादिक अमीन का होना। उसके बाद जो है नए सिरे से जो है हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल रेटोरिक जो है एक नई सिमत में चल पड़ा और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की एक नई रवायत कायम हुई। किस तरीके से एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है उसको स्क्रूटी से गुजरना चाहिए, एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी का जो मंत्रा है वो कैसे उसके बाद जो है कॉमन प्लेस हुआ। तो मेरे पास जो आज की नशिस्त में शख्सियत मौजूद है, बेसिकली उनके क्रेडिट के ऊपर ये बात आती है कि तोशा खाना स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक उन्होंने किया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राना अबरार खालिद साहब की। आप सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि किसी भी सहाफ़ी के लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट ये होता है कि उसने जो है कोई ऐसी स्टोरी ब्रेक की हो जो कि अवामी मफाद के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो, जो आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी कंट्री की हिस्ट्री में एक वाटर शेड मोमेंट का किरदार अदा करे। तो कैसा फील करते हैं आप कि आपकी स्टोरी के बाद जो है ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? जी बिल्कुल, थैंक यू सारा। ये तो किसी भी जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा क्रेडिट होता है कि उसकी स्टोरी न सिर्फ कि वो दुरुस्त साबित हो, कोर्ट में जाकर भी दुरुस्त साबित हो और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो कि लेजिस्लेशन चेंज हो जाए। और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हो और जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो, लोग उसको मतलब एक उसके हर कहे को दुरुस्त समझते हों और वो गिल्टी साबित हो जाए। और इसका तोशा खाना स्टोरी का तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के हवाले से कंपटीशन था कैंडिडेट बनने के लिए, वो डिस्क्वालीफाई जो हुए हैं इमरान खान, वो तोशा खाना स्टोरी में कन्विक्टेड हैं। उन्होंने कहा ये सजा याफ्ता है तोशा खाना स्कैंडल में, लिहाजा ये कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसका इम्पैक्ट हुआ जाकर। आई फील प्राउड। ये अलग बात है कि मैं आज तक उसकी प्राइस पे कर रहा हूँ, ना कि माजी में प्राइस पे की। मेरे फैमिली के खिलाफ केसेस बने, मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए, फेक केसेस हुए, मेरे लिए जॉब्स के दरवाजे बंद कर दिए गए मीडिया हाउसेज में। और आज भी रिसेंटली मैंने 2-3 जगह पर इंटरव्यू दिया है और मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कितने एक्सपर्ट हैं आईटी में, मेरा ईमेल को ये एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं। मैंने जहाँ पर इंटरव्यू देता हूँ मैं जाकर, तो वहाँ पर ये ईमेलें भेजना शुरू कर देते हैं और मुझे डिस्प्यूटेड जर्नलिस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, मैं अच्छा। उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा। बहुत क्रेडिबल है। उनको हाँ, मैं जाकर पिछले हफ्ते गया, मैंने इंटरव्यू दिया जाकर और उनको मेले आना शुरू हो गई। वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं अलविशन, उन्होंने मुझे बताया कि इतनी मेले आ गई, 200-250 मेले आ गई अच्छा, हैं। आपकी ये जो बात है इसके अंदर मैं एक और नुक्ता अगर ऐड करूं, आपसे पूछूं, हमने ये देखा है कि एक खास सियासी जमात जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सपोर्टर्स जो है उन्होंने एक नया ट्रेंड के पीछे वो चल पड़े कि अगर उनको किसी से सियासी इख्तिलाफ है, या जैसे अगर किसी जज ने कोई फैसला उनके खिलाफ दे दिया, किसी साफी ने उसके खिलाफ खबर दे दी, किसी सियासतदान से उनको इख्तिलाफ है, तो वो पब्लिक प्लेस में आकर जो है आकर हरासमेंट करते हैं, गालम गलोच का एक कल्चर देखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी मजमूम तरीन कैंपेन चलाई जाती है, खानदान वालों की इज्जत को घसीटते हैं। तो आपको इस जमन में जो है कि किस किस्म के चैलेंजेस ये पेश लोग है? ना सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट बल्कि सहाफियों को बहुत ज्यादा इन्होंने विक्टिमाइज किया है। उनके खिलाफ ट्रोलिंग जो है वो शुरू की, खासतौर पर लाइटिस जर्नलिस्ट जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, आसमा चिराजी साहिबा हैं और भी हैं, फरीदा फारूकी साहिबा, उनको जिस तरीके से मलाइन किया और डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की। तो आप जानते हैं कि फैमिली होती है, खासतौर पर एक वुमेन जर्नलिस्ट जो है इस चीज़ों को फेस नहीं कर, मतलब आसमा चिराजी साहिबा ने मेरे उनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक है, भाई पर मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने ट्विटर हैंडल के कमेंट से इसलिए लॉक कर दिए थे कि मेरे बच्चे देखते थे। मतलब भाई ये चीज होती है। ये एक असल में ऐसा है कि एंथ्रोपोलॉजी में और साइकोलॉजी में इसका जिक्र है। ये एक खास किस्म की डिजीज है। वो जब हो जाती है तो बंदा कहता है कि जो मेरा अपोनेंट है,
जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहा है या मेरे लीडर पर, मेरी पार्टी पर तनकीद कर रहा है, मैं उसको तबाह बर्बाद करके आपने अच्छा बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि दिस इज अ साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट, इसकी डायमेंशन है। अच्छा एक और बात पूछनी है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, हमने उसमें देखा कि बड़ा ही तहजीब के दायरे में रहते हुए इख्तिलाफ होता था। हमने ये भी देखा कि जो सियासी जमातें हैं वो लाख इख्तिलाफ के बावजूद भी एक टेबल पर बैठ के नेगोशिएट करती थी अपने मामलात को, और सड़कों के ऊपर मामलात को नहीं घसीटा जाता था। अब हमने देखा कि इंटरनेशनल चौक चौराहों के ऊपर भी आप कभी जो है किसी चीफ जस्टिस की जो है बेरुमती कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं आपने सियासतदानों के साथ आप कभी जो है मक्का मदीना के अंदर किस किस मुल्क के अंदर। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि इसका ये जो कल्ट फॉलोइंग जिसको ये कहते हैं, कल्ट फॉलोइंग हमारी रवायात, हमारी तहजीब, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को किस हद तक पोल्यूट कर चुकी है? ये कल्ट फॉलोइंग से भी नाज़ियज़्म की तरह है कि हमने उसको तबाह बर्बाद करना है। हालांकि मुझे वो जो आपकी बात कर रही थी तो मुझे याद आ गया, आसिफ जरदारी का वो जुमला याद आ गया, जब इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट थी, वो चीफ जस्टिस थे और गवर्नमेंट को हर तरीके से मतलब पैरालाइज किया जा रहा था, तो आसिफ जरदारी साहब सदर थे, उन्होंने कहा था कि ये जज भी चला जाएगा। सिर्फ इफ्तिखार चौधरी पर ये एक क्रिटिक सेंटेंस बोला गया, बिलाखिर ये जज भी चला जाएगा। मतलब हम माजी में देखते हैं सड़कों पर भी आते रहे, PMLN भी आई अमरीत के दौर में, पीपल पार्टी भी आती रही, सड़कों पर एक बड़ी तहरीकें चली हैं, लेकिन सियासत को सियासत की हद तक रखा, कहीं ना कहीं गुंजाइश रखी मिल बैठने की, बातचीत के दरवाजे खुले रखे। ये नहीं होता है और ये नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, ऐसी पार्टियों का फ्यूचर भी नहीं होता। ये एक वक्त आपने देखा, लोग कहते हैं कि ये फॉलोइंग रहेगी, मैं कहता हूं कि ये फॉलोइंग उस तरह की है जिस तरह गुजरांवाला में एक बंदा, एक किरदार होता था डबल शाह। जब उसको नैब ने पकड़ा, अरबों रुपए उसने लोगों को खा गया था, नैब ने पकड़ा, वही विक्टिम जो थे उसके, वो जीटी रोड बंद करके मुजाहरा कर रहे थे कि डबल शाह को छोड़ दिया जाए। ठीक है, कोई भी जाली पी रहा है उसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है। अगर एक कश्मीर के थे, मैं उसका अखबार में होता था, तो मैंने उनके बारे में स्टोरी दी थी कि इन्होंने बहुत सारा अरबों रुपए गबन किए हैं, तो उनके सैकड़ों फॉलोअर आकर अखबार के दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया था। हालांकि वो एक जाली पीर था, तो उनकी भी तो कल्ट फॉलोइंग होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सोसाइटी में होता है। अच्छा आपने ये भी देखा कि चूंकि हम लोग, हमारी बदकिस्मती है, हम शख्सियत परस्ती के पीछे लग जाते हैं, हम जो है वो वैल्यूज के ऊपर, इश्यूज के ऊपर हम बात नहीं करते। अभी आपने ये भी देखा कि जैसे कि तोशा खाना केस के अंदर, तोशा खाना 2 के अंदर बुशरा बीबी जो उनकी जमानत हुई है, और इस जो है वो बड़ी बातें हो रही है कि बड़ी टेंटेटिव डेट देने की कोशिश की जा रही है कि शायद खान साहब जो है वो भी नवंबर के अंदर जो है बाहर आ जाएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि 9 मई के मुलजिमान भी जो है वो भी अदालतें जो है उनको छोड़ रही है। आप क्या समझते हैं कि पसे पर्दा क्या CBMs हो रहे हैं, क्या किसी बड़ी डील की तरफ ये मामला जा रहे हैं? क्या अदालतें जो है ये इतने बड़े बड़े जो केसेस हैं माली गबन के, तोशा खाना है, ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, इन तमाम में क्या ये लोग जो है बरी हो जाएंगे? देखिए, आप भी बहुत कुछ जानती हैं, जहां तक जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, उधर से ऐसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, मुल्क चलाना है, मईशत चलानी है। आपने देखा है कि जब 10 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज हुआ और PTM की गवर्नमेंट बनी, मैं बीइंग का इकोनॉमी जर्नलिस्ट, हमने बड़ा रीड किया, कीनली रीड किया कि IMF ने गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया। ऐसी एक क्लास थी जो कि शौकत तरीन ने एग्रीमेंट जो किया था, उसमें क्लास डाली गई थी कि बवक्त जरूरत IMF कोई भी कंडीशन पुट अप कर सकता है। उस एग्रीमेंट के अंदर उस क्लास का सहारा लेकर अगर 2 शर्तें मान लेती थी PDM गवर्नमेंट, 4 और निकाल कर ले रहे थे। इंटेंशनली हमने देखा पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहा था IMF, और आज भी कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि रूल आउट नहीं करता कि कभी कोई डील नहीं होगी। अगर ये डील हो भी सकती है तो वो इस तनाजुर में हो सकती है कि इंटरनेशनल पावर है, हमारा खित्ता एक बैटलफील्ड बना हुआ है, यहाँ पर 2 बड़ी ताकतों के मफादात का क्लैश है। सारी दुनिया जानती है कि CPEC को अमेरिका ने बंद करवाया है, अमेरिका ने $5 अरब CPEC को बंद करवाने के लिए खर्च किए हैं, और उसका मैं विटनेस हूँ, मेरे पास एविडेंसेस हैं। अमेरिकन एम्बेसी
नकद डॉलर देती रही है, कैश में डॉलर देती रही है जो लोग सीपैक के खिलाफ यही से एक प्रोपेगेंडा कर सवाल रहे मेरा हैं। यहाँ पे निकलता है, वो ये निकलता है, आपने देखा होगा इस वक्त जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो है गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। जी। वहां पर हम ये भी देखते हैं कि वहां पर इमरान खान साहब की जो बैकिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंप से बड़ी जोर शोर से आती है। कैसे आती है कि वहां पर जो है उनकी डॉटर इन लॉ भी इनके वफ्द से मिलती है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो प्रो इमरान खान साहब हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब, आप उनका ट्विटर देख लें किस तरीके से वो ऐसी कैंपेनिंग पूरी चला रहे हैं, पूरी उनकी आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि वो प्रो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कैसे मुदाखलत करें। हालांकि ये वही ज़ल्मे खलीलजाद साहब हैं जो इस वक्त जो है शदीद किस्म के पाकिस्तान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। इसके अलावा जो है ये वही हैं जो कि तालिबान रजीम को लाने में, पावर में लाने में इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो क्या जो है, चूंकि आपने ये भी देखा कि हमने 62 जो है वो कांग्रेसमैन, उनका खत भी हमारे सामने मौजूद है, क्या अमेरिकन इंटरेस्ट को इस वक्त जो इमरान खान साहब सूट करते हैं? आप सीपैक खत्म कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि हम सीपैक के तहत कोई पेशरफ नहीं चाहते, हम बल्कि सीपैक के जो पहले के प्रोजेक्ट हैं वो भी रोल बैक कर रहे हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो 162 कांग्रेसमैन इसी हुकूमत के, इसी एस्टेब्लिशमेंट के हक में स्टेटमेंट दे रहे होंगे। ये सब कुछ सीपैक की वजह से हो रहा है। आपको पता है सीपैक को कैसे कैसे बंद करने की कोशिश की गई। जब ये पीडीएम गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो नए प्लानिंग मिनिस्टर बने थे, ऐसे इकबाल नाम ले लेता हूँ मैं, वो जब ग्वादर गए तो वहां पर उन्होंने ये देखा, उनको डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए कि ग्वादर बंदरगाह की गहराई को कम करने के लिए डंपरों से मिट्टी डाली गई। 39 मीटर समंदर की गहराई थी, वो 13 मीटर रह गई। डंपरों से मिट्टी डाली गई और वो बिल पे किए गए और वो फाइल वो लेकर आए तो उन्होंने मुझे वो फॉर्चुनेटली दिखाई, लेकिन कॉपी देने से वो फिर जो है ना। अच्छा ये बताइए कि इसके पीछे कौन था? क्या उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि ये जो सारा कुछ कर रहा था सीपैक को सबोताज, पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट कहां से मिल रही थी? दो लोग थे, एक जनरल बाजवा और उसकी एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा इमरान खान। और ये लोग ओपनली कहते हैं कि सीपैक नहीं होना चाहिए और इंडिया भी कहता है सीपैक नहीं होना चाहिए। अमेरिका भी कहता है सीपैक नहीं होना चाहिए। इन सब के क्या मफादात जुड़े हैं कि ये सीपैक क्यों बंद करना चाहते हैं? इनको कौन सी कुव्वतें जो सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट सीपैक? इनके पीछे क्या है, कौन सी बैकिंग है? इनके पीछे इंडिया और अमेरिका की बैकिंग है। मैं आपके सामने आई विटनेस बैठा हूं। जब सीपैक चल रहा था, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर आकर हमें, सिर्फ मुझे नहीं और भी जर्नलिस्टों को, ये कुछ लोग पाकिस्तानी और गोरे मिलते रहे। वो कह रहे आप हमारे साथ चलो, हम ये तो है 48 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, हम 55 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलो, छोड़ो सीपैक को। ये हमें कहा गया और हमें बहुत बड़ी टेम्पटेशन दी गई। मैं आपके सामने अगर वो बता दूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी बड़ी हमें टेम्पटेशन दी गई। और भी कई पुलिस जर्नलिस्ट हैं जिनमें सैयद मेहताब हैदर भी हैं और भी मेरे दोस्त हैं जिनके सामने ये बातें हुई कि आप छोड़ो सीपैक को, हम 55 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट कहां से थी? वो लोग कौन थे? वो लोग तेल अवीव से आते थे। अच्छा जी, वो वहां से इन्वेस्टमेंट, ये बंडल आइलैंड का मामला जो था कराची के साथ, ये सारा उससे जुड़ा हुआ था। वो इन्वेस्टमेंट वहां से जो है ना उसको लॉलीपॉप दिया गया था कि आप एक बार सीपैक छोड़ दो। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात इसमें निकलती है कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि स्पोरेडिक एपिसोड्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है कि हम देखते हैं कि जैसे कोई अहम इवेंट आ रहा है, कोई अहम डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, तो हम सड़कों के ऊपर एक क्योटिक सिचुएशन देखते हैं। एक जमात निकलती है, कहती है हम मुल्क बंद करने लगे हैं, हम जो है अब जो सड़कों के ऊपर फैसले होंगे। तो क्या आप कहते हैं? मेरा सवाल आपसे है, जब चाइना के साथ सीपैक पर डेवलपमेंट होने लगती है, 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था तो इन्होंने 126 दिन का धरना किया। अभी जो शिंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हुई, मैं मतलब फेयर क्वेश्चन रखता हूं लोगों के सामने कि पहले इस्लामाबाद में धरना देने की कॉल दी गई। अलीमन गंडापुर सीएम केपी ने दी। इन्होंने भरपूर कोशिश की, ये अलग बात के गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम किया हुआ था, वो नहीं हो सकी। फिर क्या हुआ? अल्टरनेटिव प्लान बी क्या था? प्लान बी ये था कि कराची में 2 चाइनीज इंजीनियरों को मार दिया गया। ये प्लान बी था। अगर प्लान ए जिसका है, प्लान बी भी उसी का ही हो सकता है।
یہ نہیں ہو سکتا کہ پلان اے زید کا ہو اور پلان بی بکر کا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اسی سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں اس نے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشنز کے حوالے سے اور خاص طور پر چائنیز ورکرز کے حوالے سے جو ہے بڑے ریزرویشنز ہیں ان کو ڈیفینیٹلی پاکستان ان کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز ریزرویشنز کا ٹائمنگ, یہ دیکھیں آپ ذرا کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ کہ کس وقت چائنیز ریزرویشنز آ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہمارے دفتر خارجہ نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہے. تو کیا اسٹیٹ آف پاکستان ہے جو کہ وہ پہلے سے تو اس نے بڑے اقدامات کیے ہوئے ہیں اباؤٹ چائنیز ورکرز اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے بھی, تو یہ جو اس وقت چائنیز اسٹیٹمنٹ کا نا, ریزرویشنز کا نا, کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ہمارا تعلق, ہمارا جو سامنا ہے نا, ہم فیس کر رہے ہیں دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی, بیسٹ ویپنز اور بیسٹ ریسورسز کو ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے ایک اہم جگہ پر پچھلے دنوں, آپ بھی شاید وہاں پر تھی, میں نے ایک اہم جگہ سے کویشچن کیا تھا کہ یہ بڑا سب سے سینسٹیو کویشچن ہے کہ کراچی میں چائنیز ٹیچرز پر, چائنیز انجینئرز پر جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کلیم کرتی ہے BLA, بلوچ لبریشن آرمی, ٹھیک ہے. لیکن جب داسو میں اور بشام میں چائنیز انجینئروں پر اٹیک ہوتا ہے تو کون کلیم کرتا ہے؟ TTP, تحریک طالبان پاکستان, جس کو الخوارج کہا گیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. یہ ایکسٹریم ریلیجس فنڈامنٹل آرگنائزیشن ہے TTP, اور وہ ایک لیبرل سیکولر آرگنائزیشن ہے BLA. لیکن ٹارگٹ دونوں کا ایک ہے, ایک ہی صف میں آ گئے ہیں. آخر کون ہے ان کے پیچھے؟ ان کے پیچھے جو ہے وہ اس نے ہی ان دونوں کو ایک جگہ پر کھڑا کیا ہے, ورنہ یہ ایک جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ان کے پیچھے کون ہے؟ چونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ BLA اور TTP ان کا جو پاسبل نیکسس ہے جس کی آپ اب بات بھی ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی اس میں ایک اور بھی بڑا اہم ایلیمنٹ نکلتا ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں نا, فارن پراکسیز, پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر یہ جو دھرنا پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, اسی وقت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. سارا ان کے پیچھے وہی ہے جو بڑے بڑے جرنلسٹوں کو سٹیزن شپ گرین کارڈ دیتے ہیں, بیوروکریٹس کو دیتے ہیں, بیوروکریٹس کے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, جو گرین کارڈ دیتے ہیں, اور لائرز, مولوی, مطلب ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے برائب کیا جاتا ہے. جہاں پاپا جون جیسی کمپنیاں کھلتی ہیں, 99 کمپنیاں ایک بندے کی, ایک ریٹائر جنرل کی ہوتی ہیں, یہ وہی پاور ہے ان کے پیچھے. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پاکستان کے اندر ادھر سے ڈائریکٹ انفلوئنس ہے. اپنے لوگ ہر شعبے میں, بیوروکریسی میں, سیاستدان, سیاسی پارٹیوں میں الگ الگ, صحافیوں میں, ایک بہت بڑے صحافی ہیں ہمارے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس میں پروگرام کرتے ہیں, طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, لیکن جو ان کو سیلری ملتی ہے اس کا ڈبل واشنگٹن پوسٹ میں ویکلی ایک آرٹیکل لکھنے کا ملتا ہے. کیا یہ برابری نہیں ہے؟ یہ برابری ہوتی ہے. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی چائنا ایسا انفلوئنس نہیں کرتا ہے. امریکہ کے بندے موجود ہیں پاکستان میں اور اس امریکن مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن چائنا بندے نہیں بناتا. اچھا, یہاں بڑی اہم بات ہے جو میں چاہوں گی کہ کنکلوژن کی طرف بھی آپ مختصر اس بارے میں بتائیں کہ چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا بڑا کوآرڈینیٹڈ قسم کا ایک فارن آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے, اس میں سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے, اس میں یہ ڈائریکٹ انفلوئنس اور برائبس بھی استعمال ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ سانحہ 9 مئی جو تھا اس کے اندر جیسے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن کے ذریعے سے اپنے ہی لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف, دفاعی تنصیبات کے خلاف جو اکسایا گیا تھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان جو ان کو عدالتیں چھوڑ بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کا بڑا لینینٹ رسپانس رہا ریگارڈنگ یہ جو مسکرینٹس تھے. ہم نے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کی. تو کیا آگے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ جو فارن آپریشن ہے اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپر جوڈیشری میں 26th امینڈمنٹ کے تحت اصلاحات کی گئی ہیں یہ ضروری تھیں. اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ضمانتیں نہ ہوں, لیکن لوور جوڈیشری میں ابھی بھی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. ایک میسو اصلاحات بڑے بلک میں ہونی چاہیے, صرف جوڈیشری میں نہیں ہونی چاہیے. کیس کون بناتا ہے, کیس پراسیکیوٹ کون کرتا ہے, ہر جگہ پہ جو میں نے کہا برائبری ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبہ زندگی میں
ان کے بندے موجود ہیں جو کہ ہائر لیول پر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنے آفیسرس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس طرح سے کر دیں, اس طرح سے کر دیں. یہ ایک پرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کلٹ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ کلٹ عمران خان کا نہیں ہے, یہ کلٹ ان کا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اربوں ڈالر کی ہر سال انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ وہ کلٹ یوز ہو رہا ہے, ان کے بندے ان کے لیے ان کو تحفظ دے رہے ہیں. تو اس کے لیے صرف 26ویں آئینی ترمیم کافی نہیں ہے. سسٹم کے اندر سے, ڈپارٹمنٹ سے بہت ساری بہت ساری پرچنگ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے میڈیا میں ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, صرف ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں. وہ جو ڈپارٹمنٹس جو کام کرتے ہیں, جو جج ضمانت دیتے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا اپریشیٹ میڈیا پر کیا جاتا ہے. آپ بالکل زبردست بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے عدالتی فیصلوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے جو ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں اور پبلک پلیسز کے اوپر ہیکل کرتے ہیں, چاہے ان کا تعلق جوڈیشری سے ہو یا سیاست دان ہو, تو ان کو انفلوئنس کرنے کے طریقے بھی ہم نے دیکھ لیے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ایک سائبر آرمی جو ہے وہ پیچھے لگا دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے. قاضی فیض کا کیا قصور ہے؟ اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر کے گئے ہیں. بالکل زبردست بات کی. اسی کے اوپر ہم اپنا اینڈ نوٹ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی کوآرڈینیٹڈ میلیشیس قسم کی انٹرنیشنل کانسپریسی جو اس کا سامنا کر رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بیرونی واقعات ہے, بیرونی ہاتھ ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے پاکستان کے ہونے والے جو اندرونی سیاست ہے, پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی سچویشن ہے, اس کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کیسے چونکہ یہاں پہ بیرونی قوتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں سپر پاورز کے انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان کو جو بی آر آئی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کھٹک رہے ہیں عالمی طاقتوں کو. اس کے لیے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کچھ قوتوں کو متحرک کیا جاتا ہے. جب بھی پاکستان کے اندر کوئی اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے, کوئی بیرونی ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے, پاکستان کوئی مائل سٹون اچیو کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو این اسی وقت کے اوپر ہی ایک ہمیں کیوس کی سچویشن نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ملک جو انتشار کی طرف جا رہا ہے, یعنی کہ یہ سارا کچھ ایک مینجڈ آپریشن ہے. اور یہاں پر ہمارا ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, بحیثیت صحافی, بحیثیت پاکستانی, ہم چاہے ہم سیاست میں ہو یا چاہے ہم جوڈیشری کے اندر ہو, جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے, ان ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہم سب کا جو ہے وہ بنیادی اس وقت ہمارا رائٹ بھی ہے, اور اس وقت یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا اعلی کار نہ بنیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.